तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द गोट लाइफ फिल्म की स्टोरी को। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर नजीब मोहम्मद को दिखाया जाता है, जो कि हकीम के साथ गल्फ आया है एक कंपनी में हेल्पर की जॉब के लिए। नजीब मुंबई के एक छोटे से गाँव से है और वह सिर्फ हिंदी जानता है, लेकिन हकीम जो उसके साथ आया है उसे थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी और मलयालम आती है। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं उन्हें वहां पर लेने के लिए कोई भी नहीं आया हुआ था और वो लोग शाम तक वेट करते हैं कि कोई उन्हें लेने आएगा, लेकिन उन्हें लेने कोई भी नहीं आता। फिर वो दोनों एक आदमी की मदद से फोन बूथ पर जाते हैं और वहां पर एक कंपनी का नंबर मिलवाते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि आज छुट्टी है इसलिए कंपनी बंद होगी और वह फोन नहीं उठाएंगे। और वैसा ही हुआ, उनका फोन किसी ने नहीं उठाया और उनके पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं था। फिर वहां पर एक आदमी आता है और उन दोनों का पासपोर्ट लेकर उनका पासपोर्ट चेक करता है और उन दोनों को एक टूटी फूटी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। और उन दोनों को उस आदमी की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना तो उस आदमी को हिंदी या मलयालम आती थी और ना ही उन दोनों को अरबी समझ आ रही थी। वो दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और उन्हें पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और वो लोग बार बार उससे कहते हैं कि हमें पानी चाहिए और हमें कॉल करना है, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी। फिर उन लोगों को पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और एक जगह हकीम को उतार कर वह आदमी उतरता है और वह हकीम उससे कहता है कि हम लोगों को यहाँ कंपनी के काम के लिए बुलाया गया है, हमें यहाँ पर क्यों लेके आया गया है। लेकिन ना वो लोग उस अरबी आदमी की बात समझ रहे थे और ना ही वह अरबी आदमी उन लोगों की बात समझ रहा था। फिर वो हकीम को एक जगह उतार कर नसीब को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगता है और हकीम रोता रहता है कि मुझे भैया के साथ रहना है, मुझे भैया के साथ रहना है, लेकिन वो उन दोनों को अलग कर देते हैं और वह नजीब को भी एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। फिर वो अरबी आदमी वहां से चला जाता है और जहाँ पर नजीब उतरा था वहां पर दूसरा अरबी आदमी उसे जाकर सोने के लिए कहता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद था जो कि काफी समय से वहां पर रखी भेड़ बकरियों और ऊँटों की देखभाल करता था और वह बाहर ही सो रहा था। और फिर नजीब को जब नींद आती है तो वह सोने के लिए जगह पूछता है और वह उस आदमी के पास सोने लगता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे धूल उड़ रही थी तो वह कैंप के अंदर जाकर सोने लगता है। फिर जैसे ही नजीब की आंख लगती है तो हमें नजीब का पास्ट दिखाया जाता है कि वह नदी में से मिट्टी निकालने का काम करता था। फिर उसका एक दोस्त जिक्र छेड़ता है कि मेरा जीजा बाहर से आया है और वह मेरे लिए और कुछ नहीं लेके आया बल्कि 2 वीजे लेकर आया है, अगर तुम्हें जाना है तो बताओ। फिर नजीब यह बात के लिए पूछता है क्या सच में वीजा लगा के हम लोग वहां जा सकते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ जा सकते हो, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, बस 30,000 रुपया खर्चा आएगा जो कि तुम अपना घर गिरवी रख के भी उठा सकते हो। फिर नजीब अपने घर में रखे कुछ गहनों गिरवी रख के 30,000 रुपये इकट्ठे करता है और उसके जीजा के पास जाता है। फिर इसका जीजा उसे आश्वासन देता है कि हाँ वह उसे बाहर भेज देगा और उसे 20,000 तो उसे देने हैं और 10,000 बम्बई वाले एजेंट को देने हैं। नजीब की पत्नी को बच्चा होने वाला था और वह अपने पति के बाहर जाने पर काफी खुश थी, क्योंकि नजीब के साले भी बाहर काम करते थे, लेकिन उसके सालों को उसकी बीवी ने 10 बार बोला, लेकिन उन्होंने उसे बुलाने की बात को बार बार टाल दिया था। अब नजीब की बीवी शायनो भी काफी खुश है क्योंकि उसका पति भी बाहर जा रहा है और वह अच्छे पैसे कमाएगा। फिर नजीब के बाहर जाने का समय आता है और वह और नकीम दोनों साथ में गल्फ के लिए निकल जाते हैं। फिर एकदम से नजीब का जो मालिक था वह उसे लात मारकर उठाता है और उसे कैंप से बाहर फेंक देता है। नजीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह तो वहां पर कंपनी का हेल्पर बनने के लिए आया था और उसे वहां पर छोड़ दिया गया है। वह किसी तरह रात काटता है और अगले दिन सुबह उठता है तो देखता है कि अब उसके आसपास बहुत सारी भेड़ बकरियां और ऊँट हैं और वहां पर एक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति बकरियों का दूध निकाल रहा है और नजीब को अपने पास बुलाकर वह दूध मालिक को देने के लिए कहता है। और नजीब वह दूध लेकर जैसे मालिक के पास जाता है, मालिक वो दूध पीता है और नजीब को आगे काम करने के लिए भेज देता है। नजीब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है और उसके पैर पकड़ता है कि उसे वह वहां से भेज दे, वह वहां से जाना चाहता है, लेकिन वह आदमी उसे धक्का देता है और जाकर काम करने के लिए कहता है। तभी नजीब जब बाहर बैठा था तो वही आदमी आता है जो उसको रात को वहां पर छोड़कर गया था और नजीब भागकर उस आदमी के पास जाता है कि उसे वहां से ले जाए और वह आदमी उसके कंधे पर एक बोरी रखता है और उसे कैंप में रखने के लिए कहता है। नजीब उन दोनों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और वह उनको वह डायरी दिखाता है जिसमें उसने बॉम्बे के उस एजेंट की डिटेल्स लिखी हुई थी और वह आदमी वो डायरी फाड़कर फेंक देता है। फिर वह आदमी नजीब को आटे की मोटी सी और बड़ी सी रोटी बनाकर देता है और नजीब को वह रोटी सिर्फ पानी के साथ खाने के लिए मिलती है। नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर रोड के बारे में पूछता है और उस आदमी को उसकी कुछ बात समझ नहीं आती और नजीब को लगता है कि वह वहां पर अब फंस गया है। फिर अगले दिन जब नजीब साइड में बैठकर कहीं सोच कर रहा था तो वह आदमी आकर उसे लात मारता है और उसे सोच भी नहीं करने देता और उसे पानी छीन कर ले जाता है। फिर वह बूढ़ा आदमी
उसे बताता है कि यहाँ पर पानी का कोई प्रबंध नहीं है, हमें मिट्टी से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर अगले दिन एक आदमी टैंकर लेकर वहाँ की पानी की टंकी भरने के लिए आता है और नजीब उससे वहाँ से निकलने के लिए मदद मांगता है। और तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है और वह नजीब को बहुत मारता है और बंदूक लाकर उस पर तान देता है। और फिर वो टैंकर वाला उसकी जान बचाता है और फिर वह आदमी बंदूक उसके माथे पर मारता है और वहाँ से चला जाता है और नजीब वहाँ पर बेहोश पड़ा रहता है। नजीब को फिर शाम को होश आता है और वह उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आपको यहाँ पर आए कितने साल हो गए, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बात उसे नहीं समझ आती। फिर अगले दिन नजीब का मालिक उसे बुलाकर बकरियां दूध निकालने के लिए कहता है और नजीब उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर नहीं पाता और उसे नहीं पता कि वह आदमी कहाँ चला गया था। अब से नजीब को विवाह का काम संभालना था, उसे ही वह बकरियों और ऊँटों को संभालना था। फिर एक दिन जब नजीब बकरियों को घुमाने के लिए निकला था तो वह बकरियां उसे टक्कर मारती हैं और एक बकरी उसके सर में अपना सर मार देती है और नजीब वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी वहां पर आता है और नजीब के मुंह पर पानी डालता है और नजीब को थोड़ा होश आता है। फिर नजीब पानी पीकर खड़ा हो जाता है और अपने काम के लिए आगे चल जाता है। फिर कुछ समय बाद बकरियों की ऊन निकालने का समय आता है और वहां पर एक खड़ी गाड़ी के शीशे में नजीब जाकर अपना चेहरा देखता है और उसे दिखता है कि उसका चेहरा कितना बेकार हो गया है और वह सूख गया है और उसके बड़े बड़े बाल और दाढ़ी हो गई है। तभी वहां पर वह बूढ़ा आदमी आता है और नजीब को धमकाता है और काम पर जाने के लिए कहता है। फिर नजीब वहां पर एक टूटे हुए शीशा उठाता है जिससे वह अपनी दाढ़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। फिर नजीब एकदम से उठकर पहाड़ पर चढ़ जाता है और पहाड़ के किनारे पर पहुंचते ही उसे एक लाश दिखती है जिसको गिद्ध खा रहे थे। और जब वह नीचे जाकर देखता है तो वह लाश उसी बूढ़े व्यक्ति की होती है जो कि वहां पर बकरियों का संभालने का काम करता था और वह एकदम सूख गया था, जैसे कि किसी को पानी ना मिले तो उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं और वह बिना पानी के मर जाता है वैसा। और वह जैसे ही जाकर उसका हाथ उठाकर देखता है तो वह समझ जाता है कि वह लाश उसी बूढ़े व्यक्ति की है और उसे गिद्ध खा रहे हैं। और वो जैसे गिद्धों को भगाने लगता है, गिद्ध उसे चीरने लगते हैं और वह उसे भी चबाने लगते हैं और उसे पंजों से उस पर चोट मारने लगते हैं। फिर वह किसी तरह थोड़ा बहुत जख्मी होकर वहां से बचकर निकल जाता है। नजीब की बीवी ने उसे जाते वक्त एक अचार का डिब्बा दिया था और नजीब आज तक उस अचार का एक एक टुकड़ा कुछ कुछ समय बाद खाता रहता है ताकि उसे उसकी बीवी की दूर रहने का एहसास ना हो। फिर एक दिन नजीब तय करता है कि उसे भी उस बूढ़े आदमी की तरह बुरी मौत नहीं मरनी है और फिर वह वहां से भागने लगता है और वह बूढ़ा आदमी उसे भागते हुए देख लेता है और वह अपने ऊँट से उसका पीछा करने लगता है और उसके पास जाकर उसके पैरों के पास गोली चलाता है जिससे नजीब गिर जाता है। और फिर वह आदमी उतरकर अपनी बंदूक से उसका पैर तोड़ देता है ताकि वह आगे भागने की कोशिश न कर पाए। फिर नजीब बेहोश हो जाता है और वह जब अगले दिन उठता है तो वह खुद को बकरियों के बीच में एक डंडे से बंधा पाता है। फिर वो खुद को खोलता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं चल पाता क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है। फिर हम नजीब की इतनी बुरी हालत देखते हैं कि उसे उस जगह पर पानी पीना पड़ता है जहाँ पर भेड़ बकरियां पानी पीती हैं। अब हम देखते हैं नजीब की भी उस बूढ़े आदमी जैसी हालत हो गई है जो कि पहले उन बकरियों और ऊँटों को संभालता था। फिर एक दिन जब नजीब उन बकरियों को घुमा रहा था तभी वहां पर बारिश होने लगती है और ओले गिरने लगते हैं और नजीब उन सभी बकरियों को लेकर एक पहाड़ के नीचे चला जाता है। फिर नजीब को पहाड़ के अंदर से एक रास्ता दिखता है और वह उसके अंदर से जब दूसरी तरफ जाता है तो उसे दिखता है कि दूर दूर तक मिट्टी के टीले बने हुए हैं और रोड का नामो निशान भी नहीं है। तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है और वह जब उसे अपने पास बुलाता है तब उसे पता लगता है कि वह तो हकीम है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं और नजीब कहता है कि सिर्फ आवाज पुरानी है लेकिन हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फिर वो दोनों एक दूसरे बताते हैं कि तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की लेकिन उनमें जो कोई भी वहां से भागने में सफल नहीं हो पाया। फिर हकीम वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे डर था कि उसके मालिक को अगर पता चल गया तो वह उसे बहुत मारेगा। और फिर नजीब भी अपने बकरियों लेकर वापस अपने तबेले की तरफ आ जाता है। फिर नजीब जब अगले दिन ऊँटों को घुमा रहा था तभी हकीम उसे दूर से सीटी मारकर अपनी तरफ देखने को कहता है और वह उसे एक चिट्ठी दिखाता है और वह उसे वहीं पर मिट्टी में दाब कर चला जाता है। और नजीब जैसे ही भागकर उस चिट्ठी को उठाने के लिए जाता है बहुत तेज हवा आती है और वो चिट्ठी उड़ने लगती है और वह जैसे उस चिट्ठी के पीछे जाता है वह बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है और वह उसके सामने चुपचाप बैठ जाता है और चिट्ठी वहीं पर एक पेड़ में अटक जाती है। फिर उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद नजीब उस चिट्ठी को पढ़ता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि हकीम के साथ एक आदमी काम करता है जो कि अफ्रीका से है और उसे यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है और वह आदमी उन दोनों की वहां से निकलने में मदद कर सकता है। हकीम बताता है कि उसके मालिक के बेटे की किसी कुछ समय बाद शादी है और सब लोग वहीं पर बिजी रहेंगे, हम लोग तब वहां से भाग चलेंगे। फिर हकीम नजीब को उस आदमी से मिलवाता है और वह आदमी उन दोनों को आश्वासन देता है कि वह उन दोनों को वहां से निकाल देगा। और फिर वह दिन आता है जिस दिन उनके मालिक के बेटे की शादी थी और अगले दिन जब सब लोग उस शादी के लिए निकल जाते हैं तब नजीब उठता है और उन पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े अपने बैग में से निकालता है और जब वह पहनने लगता है तब उसे दिखता है कि वह बिल्कुल शरीर से सूख गया है और उसके कपड़े उसे बहुत ढीले आ रहे हैं। नजीब किसी तरह उन कपड़ों को पहनता है और वह वहां से अपना बैग उठाकर निकल लेता है। फिर नजीब, हकीम और वह अफ्रीकी इब्राहिम कादरी रोड की तलाश में रेगिस्तान में आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर उन तीनों चलते चलते रात हो जाती है और फिर नजीब और हकीम कादरी से पानी के लिए पूछते हैं और कादरी पास
पास में लगे एक कैंप में जाकर पहले खुद पानी पीता है और फिर उन दोनों के लिए पानी ले जाने के लिए बाल्टी उठाता है। और जैसे ही वह पानी भरने लगता है वहां पर उस कैंप के मालिक आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो किसी तरह वहां से भागकर बचकर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन उठकर फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे चल के हकीम को वहम होता है कि उसे रोड दिख गया, लेकिन कादरी उसे कहता है कि वह रोड नहीं, वह सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। फिर जैसे ही वो लोग कुछ दूर चलते हैं उन्हें एक ऊंट मरा हुआ दिखता है जो कि बिल्कुल सूख गया था, जिसे देखकर हकीम बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर अगले दिन जब वो लोग कुरान पढ़ रहे थे और कादरी जैसे अपना सर झुकाता है और धरती में रखता है, उसे वहां पर बहुत सारे सांपों का एहसास होता है और वह तभी हकीम को वहां से हटा लेता है। और नजीब जैसे ही वहां से भागने लगता है उसे कहता है कि वह वहीं पर खड़ा रहे और थोड़ा सा भी ना हिले। उन सांपों के जाने के बाद जब वह नजीब के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि नजीब को एक सांप ने काट लिया है और वह रेगिस्तान का मशहूर सांप पेमड़ा था जिसको व्हिप स्नेक के भी नाम से जाना जाता है। फिर वो लोग थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं और जैसे ही वो लोग उठते हैं तो वो लोग देखते हैं कि नजीब के पैर में उस सांप ने काट लिया है और कादरी अपनी जैकेट उतारता है और उसके 2 टुकड़े करके उसके पैरों में बांध देता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलकर हकीम प्यास के मारे बेसुध होकर गिरने लगता है। हकीम बेहोश हो जाता है और कादरी उसको अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। कादरी उन दोनों को अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए बहुत कष्ट झेलता है और उन दोनों की काफी मदद करता है। फिर अगले दिन हकीम जब चल रहा था तो उसे वहम होता है कि उसे पानी मिला है और वह जैसे ही जाकर वह पीने की कोशिश करता है तब उसे पता लगता है कि वह तो मिट्टी थी। हकीम की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह मरने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और नजीब उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वह इब्राहिम से मदद मांगता है, लेकिन इब्राहिम को पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हकीम को मरना ही होगा। जब नजीब हकीम के पास था तभी कादरी को एहसास होता है कि बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आ रहा है और वह जैसे ऊपर जाकर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान उनकी तरफ आते हुए दिखता है और वह जाकर नजीब को हकीम को छोड़कर उसके साथ चलने के लिए कहता है। फिर कादरी हकीम को छोड़कर नजीब को लेकर आगे बढ़ने लगता है और वो लोग उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं और जैसे ही तूफान शांत हो जाता है वो लोग मिट्टी में दबे दिखते हैं और फिर किसी तरह कादरी खुद उठता है और नजीब को भी उठाता है। तो दोनों आगे बढ़ते हैं लेकिन नजीब से प्यास के मारे आगे नहीं चला गया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और कादरी उसके जूते से जब वह कपड़ा हटाता है तो वह देखता है कि उसके पैर की सारी खाल छिल गई है और जहर की वजह से उसके पैर में बहुत ही बड़ा फोड़ा हो गया है। फिर कादरी उसे अपने जूते पहनाता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर कादरी को तभी वहां पर एक छिपकली दिखती है और उसे पता चल जाता है कि आसपास कहीं ना कहीं पानी जरूर होगा। तब कादरी थोड़ा सा ऊपर जाकर देखता है तो उसे थोड़ी दूर हरियाली दिखाई देती है और उसे पता चल जाता है कि वहां पर पानी होगा। और जब वह यह बात नजीब को बताता है तो नजीब उस पानी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन कादरी उसको रास्ते में रोक लेता है कहीं आगे कोई खतरा ना हो। कादरी जब खतरा नहीं मिलता तो वह उसे पानी थोड़ा थोड़ा करके पिलाता है ताकि उसमें थोड़ी थोड़ी जान आए, क्योंकि एकदम से पानी पिएगा तो उसका शरीर उसे नहीं संभाल पाएगा। फिर कादरी को वहां पर एक कांच की बोतल मिलती है जिसमें वह थोड़ा साफ पानी भर लेता है और वो लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। फिर कादरी एकदम से नजीब को कहता है कि आगे रोड है और वो जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि आगे कोई रोड नहीं है और दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। दोनों की उम्मीद टूट जाती है और वो थोड़ा बहुत चलते हैं और थक कर वहीं पर गिर जाते हैं। फिर अगले दिन जब नजीब उठता है तो उसे कादरी उसके पास नहीं मिलता, लेकिन उसे वहां पर एक पानी की बोतल मिलती है जिसे लेकर वह आगे बढ़ जाता है। फिर नजीब जब थोड़ी दूर चलता है तो उसे प्यास लगने लगती है और वह बेहोश होने लगता है। तभी अपनी जेब से वह पानी की बोतल निकालता है और सारा पानी पी लेता है और फिर से आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद जब नजीब को रोड नहीं दिखता तो वह हार कर गिर जाता है और उसके हाथ से बोतल छूट जाती है और वह बोतल मिट्टी के टीले से नीचे जाती हुई सीधा रोड पर जाकर रुकती है। फिर नजीब को होश आता है और वह रोड पर आने जाने वाले गाड़ियों की तरफ हाथ करता है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रोकता। फिर एक गाड़ी वहां पर रुकती है और वह नजीब को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है और उसे अगले दिन जाकर शहर में छोड़ देता है। फिर नजीब शहर में कहीं बेहोश होकर गिर जाता है और उसे कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं और उसके बाल वगैरह काटते और उसे नहलाते धुलाते हैं और उसे डॉक्टर के पास दिखाते हैं। वो सब लोग इंडियंस थे और वो लोग जब नजीब के बताए हुए नंबर पर फोन मिलाते हैं तो वहां पर कोई भी फोन नहीं उठाता और वह आदमी नजीब को कहता है कि तुम्हें गल्फ आए हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं और अब तक तो वह फोन कहीं पर और जा चुका होगा और तुम्हारे घर वाले भी घर छोड़कर कहीं पर और शिफ्ट हो चुके होंगे। लेकिन वह आदमी किसी तरह नजीब की उसकी बीवी से बात करवा देता है और वो दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर फोन पे ही बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं। फिर नजीब अगले दिन वहां के पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवाता है और अपना नाम वगैरह बताता है और फिर नजीब को वहीं पर पुलिस स्टेशन में इब्राहिम कादरी की भी फोटो लगी दिखती है गुमशुदा लोगों की फोटोज में। फिर नजीब को बाकी लावारिस लोगों के साथ जेल में रखा जाता है और वहां पर कुछ अरबी लोग आते हैं और उन लोगों में से अपने लोगों को छाट कर पीटते हुए वहां से ले जाते हैं। फिर दूसरी बार 3 लोग और आते हैं जिनमें वह बूढ़ा आदमी भी होता है जो कि नजीम और हकीम को एयरपोर्ट से लेकर गया था और नजीम उसे देखकर डर जाता है और अपना चेहरा छुपाने लगता है। फिर जैसे ही वह बूढ़ा आदमी नजीम के पास आता है तो नजीम अपना चेहरा छुपाने लगता
करता है, लेकिन वह आदमी नजीम के पास जाकर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और उसे अरबी में कुछ कहता है, लेकिन नजीम को कुछ समझ नहीं आता। फिर नजीम के पास खड़ा आदमी उसे बताता है कि उसको वो लोग गलती से इसलिए पकड़ ले गए थे क्योंकि वह किसी और के वीजा पर यहाँ पर आया था। फिर नजीम को सारी बात समझ आ जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर 3 महीने बाद नजीम को बाकी लोगों के साथ इंडिया में वापस भेज दिया जाता है और नजीब कहता है कि मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन अब मेरे पास अपनी फैमिली को देने के लिए मेरी बची हुई जिंदगी ही है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।